इस कड़ी में मैं बताऊंगा कि पापा ने वॉक कर अपना पहला कीमो लिया, वापस आए तो सीधे ऑफिस में मीटिंग की। जब पापा नेगेटिव होने लगे, पॉडकास्ट विद हरि नारायण सिंह शुरू किया। पूरे शो में पापा बोलते, मैं सिर्फ इंट्रो दे पाता। चाहता भी यही था मैं, लेकिन लगातार घटता हीमोग्लोबिन दोनों के कॉन्फिडेंस को तोड़ देता। पहले कीमो के बाद जब रांची पहुंचे, घर में घुसने की बजाय पापा ऑफिस में एंटर कर गए। पहले कीमो के करीब 7 दिन के बाद हम रांची के लिए गुरुग्राम से निकले। घर जाना हमेशा सुखद अनुभव रहता है। मैं और पापा बहुत उत्साहित थे। खैर, शाम की फ्लाइट से हम रांची पहुंचे। पापा के लिए मैंने टिफ़िन बना रखा था, फ्लाइट में उन्हें खिला दिया। छोटा भाई राहुल हमें लेने एयरपोर्ट पहुंचा था। जब हम घर पहुंचे, नीचे फ्लोर में हमारा ऑफिस है। पापा सीधे ऑफिस में एंटर कर गए। मैं देखता रह गया, लेकिन खुशी भी हो रही थी कि बहुत दिनों के बाद पापा अपनी den में एंटर कर रहे थे। वहाँ उनकी ऊर्जा चीते जैसी हो जाती है। आज़ाद सिपाही की टीम ने अपने बॉस का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पापा ने उसी क्षण मीटिंग भी ले ली। वैसे ऑफिस में किसी को जानकारी नहीं थी कि पापा को कैंसर है। उन्हें बस यही पता था कि पापा को इन्फेक्शन है। उसी का इलाज मेदांता में चल रहा है। पापा ने कहीं भी बताने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। जब ऑफिस में देर होनी शुरू हुई, मैंने कहा, पापा चलिए, अब आप आराम कर लीजिए। पापा के लिए माँ ने दल पिट्ठी बनाई थी। बड़ा मन से वह दल पिट्ठी खाया करते। उन्होंने उस रात दल पिट्ठी और बैगन का चोखा खाया और अपने कमरे में चले गए। पापा ने माँ से कहा कि दोनों बेटा कहाँ हैं? माँ ने कहा कि ऑफिस में है। पापा ने कहा कि बुला दो। हम दोनों भाई पापा के कमरे में गए। पापा ने कहा, आओ पास बैठो। हम दोनों भाइयों ने पापा के पैरों को दबाना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि पापा पैर दबवाने के लिए बुला रहे थे। पापा को अपनी दोनों संतानों से ऊर्जा का आभास होता है और उन्हें ताकत भी मिलती। पापा को आनंद का बोध हो रहा था। एक तो घर और साथ में पूरा परिवार। थोड़ी ही देर में पापा की नाक बजने लगी। मम्मी बोली, अब तुम लोग भी सो जाओ। मम्मी को पापा की बीमारी के बारे में पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि पापा को इन्फेक्शन है। मैं जब अपने कमरे में गया तो अपनी पत्नी जूही को कहा कि पापा को दलपिट्ठी बहुत पसंद है, लेकिन गेहूं के आटे की बजाय क्या मिलेट्स की दलपिट्ठी बन सकती है, उतनी ही टेस्टी। जूही ने कहा, हाँ, मैं मड़वा की दलपिट्ठी बना सकती हूँ। कल सुबह या फिर जब भी पापा को मन करे मैं ट्राई करूँगी। सुबह हुई। मैं 6 बजे ही उठ गया। दिल्ली या गुरुग्राम में भी 6 बजे ही उठ जाता। पापा के लिए मैंने एक डाइट प्लान बनाया था। उसकी तैयारी करने के लिए जल्दी उठना पड़ता, सब कुछ अरेंज करना पड़ता। जब से पापा बीमार पड़े थे तो सोता भी लेट से ही था। पापा को सुलाने में देर हो ही जाती। खैर, सुबह सुबह जूस के साथ साथ और भी कई चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती। उसकी तैयारी में मुझे घंटों लग जाते। कभी कभी तो मैं भूल जाता कि मुझे फ्रेश भी होना है। उस दिन पापा 7:30 बजे उठ गए। उठने के बाद उन्होंने नीम की दातुन की। उसके बाद मैंने उन्हें नींबू पानी दिया। उसके बाद आंवला, बीट, गाजर, धनिया पत्ता, पुदीना, पालक, कच्ची हल्दी, थोड़ी काली मिर्च, कड़ी पत्ता, अनार का जूस एक साथ मिक्स करके दिया। कभी कभी इसमें कुछ और फलों का भी मिश्रण कर देता। मैं कोशिश करता कि बीट, गाजर और खीरा ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड फॉर्म में ही दूँ, फाइबर के लिए। उसी बीच मैंने पेठा का भी जूस तैयार कर लिया। हाँ, रांची में खाना मुझे नहीं बनाना पड़ता। माँ ने यह डिपार्टमेंट बखूबी संभाल लिया था। वैसे घर में खाना कुक ही बनाया करता। मम्मी की तबीयत भी बीच बीच में ख़राब ही रहती।
लेकिन पापा की तबीयत बिगड़ने के बाद मम्मी एक्टिव हो गई। नाश्ता और शाम का खाना मम्मी के हिस्से था। दिन में मेरी पत्नी जूही पापा के लिए आलमंड मिल्क में एवोकाडो और 4-5 सीड्स के साथ स्मूदी बनाती। कभी कभी डोसा, चीला और कई प्रकार की डिशेस बनाती। पापा की डाइट में शुगर और व्हीट हटा दिया गया था। पापा की डाइट में 2-3 तरीके के जूस, मिलेट्स, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, सत्तू, फ्रूट्स और सूप शामिल थे। उनका डाइट चार्ट बनाने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। जूस ज़्यादातर डिटॉक्स वाले मैं तैयार करता। डिटॉक्स वाले जूस बहुत फ़ायदा करते हैं। इसमें मैं पत्तों का भी सहारा लेता। पेठा का जूस भी बेहतर डिटॉक्स का साधन है। कुछ ब्लड प्यूरिफिकेशन और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, और सूप आयरन और प्रोटीन युक्त रहता, क्योंकि कीमो के बाद हीमोग्लोबिन और आयरन पर ज़्यादा असर पड़ता है। फ्रूट्स में सीजनल फ्रूट्स के अलावा बेरीज को भी शामिल किया था। कभी कभी शहतूत भी जुगाड़ कर लाता। मिलेट्स की रोटी, जौ का भात या सावा का चावल पापा को देता। नॉनवेज में सिंघी मछली ज़्यादातर खिलाया करता। कभी कभी अंडे, देसी अंडे। समय समय पर वैरायटी बदलती। पहले कीमो के करीब 10 दिनों के बाद पापा के ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट दिखने लगा। पापा के मुंह में छाला हो गया। अब मोटा अनाज खाने में उन्हें कठिनाई होने लगी। बीच बीच में लहर भी मारता। पापा लिक्विड डाइट पर आ गए। खिचड़ी निगल लेते। अब पापा को पीड़ा हो रही थी। धीरे धीरे छाले का आकार बढ़ रहा था। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कुछ दवा और जेल दिया। करीब 1 हफ्ते लगा। उसके बाद पापा को राहत मिली। फिर उन्होंने ठीक से मोटा अनाज खाना शुरू किया। इस दौरान पापा शाम को ऑफिस अटेंड करते और घंटों काम भी करते और लोगों से भी मिलते। काम के समय ऊर्जा पूरी रहती। काम करते वक्त कहीं से नहीं लगता कि वह किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ऑफिस के बाद हम लोग सब परिवार मिलकर इधर उधर की बातें करते। मेरा छोटा बेटा रुद्र उस वक्त 2 साल 2 महीने का था और पापा के साथ खूब खेलता। अपनी मासूमियत से पापा को खूब हंसाता। पापा से खिलौने की डिमांड करता। बोलता, बाबा मेरा खिलौना कहाँ है? पूछता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? पापा बोलते, इलाज कराने। बेटा बोलता, इलाज कराने? पापा बोलते, हाँ। बेटा बोलता, अच्छा। इस दौरान पापा नाश्ता करने के बाद छत पर चले जाते। वहाँ मैं पापा को धूप में तेल मालिश कर मसाज कर देता। छत पर भी मैंने पापा के लिए नॉनवेज किचन का सेटअप किया हुआ था। देसी अंडे को उबाल कर देता, कभी कभी मछली भी स्टीम कर देता। समय तेजी से गुजर रहा था। देखते ही देखते दूसरे कीमो की बारी आ गई। हर 21 दिनों में पापा का कीमो होना था। पहले कीमो के बाद पापा की हीमोग्लोबिन 1.5 यूनिट घट गई थी। अक्टूबर महीने में जब पापा का पहला ब्लड टेस्ट करवाया गया था, जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब हीमोग्लोबिन 11.3 थी। उस वक्त कैंसर का ट्रीटमेंट या जांच शुरू नहीं हुआ था। बायोप्सी के बाद से पापा की सेहत में हल्का ढलान आना शुरू हुआ। पहले कीमो के 1 हफ्ते के बाद जब ब्लड टेस्ट करवाया, उस वक्त पापा का हीमोग्लोबिन 10.8 हो गया। 1 हफ्ते के बाद ब्लड रिपोर्ट के साथ डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात करनी होती। अब जब दूसरे कीमो की बारी आई तो फिर से ब्लड टेस्ट करवा के जाना था। कीमो शुरू करने से पहले डॉक्टर 1 दिन पहले की ब्लड रिपोर्ट देखते। करीब 12 दिनों के बाद जब ब्लड टेस्ट करवाया था तब 10.5 हो गया था, यानी 1 महीने में ही 11.3 से 10.5 पर हीमोग्लोबिन पहुंच गया, लगभग 1 यूनिट। दूसरे कीमो के लिए हम फिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हुए। स्टार होटल में कमरा बुक था। शाम को पहुंचते, रात का खाना रांची से लेकर आते। पापा के लिए मिलेट्स की रोटी और हरी सब्जी बनवा लेता। खुद के लिए सत्तू भरी पूरी बनवा लेता।
ये सुबह तक चलती। सुबह सिर्फ पापा के लिए खाना बनाना पड़ता। देर शाम खाना खाने के बाद पापा को मैं रोज़ की तरह सुलाता। शाम को ही मार्केट जाकर मैं सुबह के लिए सब्ज़ी ले आता। सुबह जल्दी उठ पापा के लिए खाना बना देता। दूसरे कीमो के लिए हम फिर वहीं 10:30 बजे मेदांता अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट देखी। पापा का दूसरा कीमो शुरू हुआ। अगले ही दिन हम लोगों ने डिस्चार्ज ले लिया। फिर उसके बाद अगले दिन फ़्लाइट पकड़कर हम लोग रांची आ गए। दूसरे कीमो में पापा को कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। पापा रोज़ की तरह ऑफिस अटेंड करते, छत पर थोड़ा बहुत चलते, योगा भी करते, खाने पीने में पूरी सावधानी बरतते। लेकिन एक चीज़ जो लगातार पापा का पीछा नहीं छोड़ रही थी वह था पापा का घटता हीमोग्लोबिन। यह पापा का पूरा मनोबल तोड़ देती है, क्योंकि कीमो के एक हफ्ते के बाद सीबीसी टेस्ट करवाता, उसमें हीमोग्लोबिन में कोई उछाल नहीं पाता। डाइट में कोई कमी नहीं थी, फिर भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा था। सेकंड कीमो के बाद पापा को मैं बाहर घुमाने ले जाता। पापा भी अपने बड़े और एक छोटे भाई को बुला लेते। तीनों फ्राइड या स्टीम मछली खाते, पुरानी बातें करते, गप करते, सब बढ़िया चल रहा था। कभी कभी पापा ऑफिस टूर भी मार लेते आसपास के, ज़्यादातर रामगढ़ या तमाड़ जाया करते। इन दोनों जगहों पर पापा के लिए नॉनवेज का इंतज़ाम हो जाता। पापा बड़े चाव से नॉनवेज खाते, खासकर मछली। फिर 21 दिन बीतने को थे। तीसरे कीमो की बारी आ गई। दूसरे कीमो के बाद पापा का हीमोग्लोबिन और तेज़ी से घटा। दूसरे कीमो के एक हफ्ते के बाद 9.5 और करीब 14 दिनों के बाद तीसरे कीमो के लिए जाने से पहले जो जांच कराई उसमें 8.7 हीमोग्लोबिन हो गया। लेकिन पापा को बहुत कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही थी। वह आराम से चलकर एयरपोर्ट भी गए और दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी व्हील चेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिल्ली का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और चलना भी बहुत पड़ता है, लेकिन वहाँ कम चलना पड़े उसके लिए कई साधन मौजूद हैं। लेकिन पापा वॉक करके ही जाते। तीसरा कीमो भी पापा ने आसानी से ले लिया। लेकिन तीसरे कीमो के बाद जब हम घर आए तो कुछ दिनों के बाद पापा की हफनी बढ़ने लगी। अब छत पर चढ़ने से पापा को दिक्कत महसूस होती, लेकिन रुक रुक कर किसी तरह वह छत पर चढ़ जाते। उन्हें छत पर घंटों रहना अच्छा लगता। धूप सेकते, मसाज होता, अंडे वंडे खाते। वहीं मैं पापा का मसाज करते करते उनको नहला भी देता था और पापा सो भी जाते थे। एक कमरा था छत पर भी। लेकिन हीमोग्लोबिन का घटना पापा के लिए बहुत पीड़ादायक था। वह उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ता जा रहा था। पापा कहते हीमोग्लोबिन घटना ठीक नहीं है बेटा। मैं कहता पापा अभी कीमो चल रहा है, हीमोग्लोबिन घटता है, एक बार जब कीमो बंद होगा सब फिर से बेहतर हो जाएगा। तीसरे कीमो के बाद से पापा ज़्यादा सोचने लगे थे, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते। फिर मुझे आइडिया आया कि पापा में ऊर्जा भरनी हो तो उनसे पत्रकारिता की बात की जाए। मैंने एक शो डिज़ाइन किया, पापा से पत्रकारिता के दौर की स्टोरी निकलवाई जाए। मैंने उनसे कहा कि पापा, जब आप प्रभात खबर और हिंदुस्तान में थे उस दौरान झारखंड में कई सारी घटनाएं हुई थीं और आप उसके साक्षी भी थे। मुझे लगता है इस पर शो करना चाहिए। नाम रखेंगे पॉडकास्ट विद हरि नारायण सिंह। पापा उत्साहित हुए, बोले सही बोल रहे हो। पापा ने कहा 1-2 दिन मुझे दो, मैं तैयारी कर लेता हूँ। पापा ने फिर से ऑफिस में बैठना शुरू किया, कंप्यूटर उठाया और लिखना शुरू किया। उनकी स्पीड तो मानो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। पापा ऊर्जा से लैस। हीमोग्लोबिन गया भाड़ में। 2 दिन के बाद पापा तैयार थे। बोले शूट नहीं करोगे क्या पॉडकास्ट? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। उसी प्लान के साथ मैं आगे बढ़ा। पहला पॉडकास्ट शूट हुआ। नाम दिया पॉडकास्ट विद हरि नारायण सिंह। मैं शो के टॉपिक के बारे में इंट्रो तो दे देता
और पहला सवाल भी पूछ लेता। उसके बाद पापा नॉन स्टॉप फ्लो में बोले जाते। मुझे मन में हंसी भी आती। मैं मन ही मन कहता, अरे पापा मुझे भी बोलने दीजिए, मैं शो का होस्ट हूँ। लेकिन पापा कहाँ चुप रहने वाले थे। और सच कहूँ तो यही तो मैं चाहता था। गिन के 1-2 सवाल ही कर पाता, उसके बाद पूरा मंच पापा का। वैसे भी घटना उनके सामने हुई थी, सब उन्हें ही पता था। जब सारा मटेरियल वह खुद ही दे रहे थे तो मैं बीच में फ्लो क्यों खराब करता। वैसे भी मैं बीच में किसे काटता। पत्रकारिता के लेजेंड को इतनी तो हैसियत नहीं थी मेरी। खैर, शो ऑन एयर हुआ। उस शो का वह एपिसोड काफ़ी चर्चा में आया, बहुत तारीफ हुई है। लेकिन कीमो के दौरान पापा की वह पहली झलक सबके सामने थी। उस तस्वीर ने पापा की सेहत के बारे में बहुत कुछ बयां कर दिया। जब से पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, पापा के साथ मैंने कभी कोई तस्वीर नहीं ली थी, खासकर अस्पताल जाने और आने के क्रम में। मैं नहीं चाहता था कि पापा को 1 सेकंड के लिए भी आभास हो कि कहीं बेटा तो तस्वीर इसलिए नहीं ले रहा है कि अब सेंटेंस को क्या मैं पूरा करूं। वैसे उस एपिसोड को तो लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन अब लोग कहने लगे थे कि हरि जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनकी सेहत काफ़ी ढल गई है। लेकिन इस तरीके की कमेंट्स से मैं पापा को दूर रखता। उस दौरान गिन के पापा के साथ मैं 2 ही शो कर पाया। पापा को बीच बीच में फीवर आ जाता, कमज़ोरी बढ़ती चली गई। पापा ज़्यादा देर तक अब बैठ नहीं पाते। बार बार हीमोग्लोबिन का गिरना भी पापा और मेरे मोटिवेशन को तोड़ देता। मैं भी सोचता, इतना बेहतर डाइट देने के बावजूद आखिर हीमोग्लोबिन बढ़ता क्यों नहीं। ऐसा नहीं था कि पापा खाना खाने में कोई लापरवाही बरतते। पापा अच्छे से खाया करते। कभी कभी उनका मन नहीं होता तो मैं अपने हाथों से उन्हें खिला देता। वैसे तीसरे कीमो का असर पापा पर साफ दिखने लगा था। पापा अब कमज़ोर होने लगे थे। पापा का वज़न भी तेज़ी से घटने लगा था। अब हाथ पांव दबाने पर पता चलता कि पापा का शरीर ढलने लगा है। जैसे तैसे तीसरा कीमो पार हुआ, फिर चौथे कीमो की तारीख नज़दीक आ गई। इसी बीच मैंने और पापा ने आपस में चर्चा भी की कि डॉक्टर ने पहले 3 कीमो के लिए बोला था, बाद में 4 बोला। क्या हमें चौथा कीमो कराना चाहिए? मैंने पापा से कहा कि चौथे कीमो से पहले हम लोग पहले डॉक्टर को कहेंगे कि क्या आप आगे कीमो की ज़रूरत है। रांची से निकलने से पहले हम ब्लड टेस्ट करवा लेते थे। इस बार पापा का हीमोग्लोबिन 7.5 हो गया। अगले दिन सुबह हम अस्पताल पहुंचे। कीमो शुरू होने से पहले डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखी। डॉक्टर को हमने कहा कि 4th कीमो ज़रूरी है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूरी है। मैंने कहा कि डोज घटा दीजिए। अब पापा को बहुत दिक्कत हो रही है। तीसरे कीमो के बाद फीवर भी बार बार आ रहा है। 4th के बाद तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, और तो और हीमोग्लोबिन भी बहुत गिर रहा है। डॉक्टर चीज़ों को समझ रहे थे, लेकिन उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान था। तो उन्होंने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, ये आखिरी कीमो है, फिर पेट सीटी करा लेंगे। खैर, मजबूरन हमने चौथा कीमो कराने का फैसला किया। पापा ने भी कहा, चलो 1 कीमो की ही बात है, देखा जाएगा। लेकिन मैंने पूरा मन बना लिया था कि 5वां कीमो नहीं करना है। चौथा कीमो शुरू हुआ। कीमो देने से पहले डॉक्टर ने कहा 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना होगा। पापा को मैंने एडमिट करवाया, वही सिंगल प्राइवेट रूम लिया। ब्लड बैंक से मैसेज आया कि मिस्टर हरि नारायण सिंह के लिए 1 यूनिट ब्लड के लिए डिमांड आई है, कृपया ब्लड बैंक से संपर्क करें। मैं नीचे गया, मुझे कहा गया कि डोनर कहाँ है। मैंने कहा कि मैं अटेंडेंट हूँ, डोनर तो नहीं है, हम लोग इलाज कराने रांची से आए हैं। उन्होंने कहा कि डोनर तो चाहिए। मैंने कहा कि मैं डोनेट कर देता हूँ।
उसके बाद मैंने जीवन में अपना पहला ब्लड डोनेट किया। डोनेशन के बाद सैंडविच और जूस दिया गया। उसे मैं हाथों में लेकर पापा के रूम में चला गया। पापा अकेले थे कमरे में। नर्स को बोलकर मैं नहीं आया था। पापा को रात में करीब 1 बजे ब्लड चढ़ाया गया। पापा बोले, कितना लेट चढ़ाता है? पापा की एक आदत हो गई थी, जब दवा भी चढ़ती वह टकटकी लगाकर उसे देखा करते। मैं ध्यान भटकाने की कोशिश करता, लेकिन वह बोलते, देखो ना, उसका ड्रॉप धीरे धीरे गिर रहा है, बड़ा देर लगेगा। मैं पापा को कहता, पापा उसकी स्पीड वही है, ज़्यादा तेज़ नहीं चढ़ाया जाता। पापा बोले, अरे फिर तो बहुत देर लगेगा। मैं मन में मुस्कुराता, बोलता, पापा आप सो जाइए, उधर मत देखिए। खैर, ब्लड चढ़ाने के बाद अगले दिन कीमो हुआ। फिर डिस्चार्ज लेकर स्टार होटल के कमरे में चले गए। फिर वही शाम का रूटीन, बाजार जाना, खाना बनाना और पापा को अच्छे से सुलाना। फिर अगले दिन रांची के लिए निकल जाना। पापा इस बार खुश थे। बोले, चलो कीमो से मुक्ति मिली, लेकिन अब हमें पैम मेंटेनेंस के लिए हर 21 दिनों के बाद आना था। इसमें इम्यूनोथेरेपी के लिए आना था। यह कीमो जैसा घातक नहीं होता। इस कड़ी में इतना ही। अब आगे मैं बताऊंगा पापा चले गांव। पापा का मैंने ऑटोबायोग्राफी भी शूट किया। बहुत खुश थे पापा।